आइए, हम युवन्नो कर रहे थे और युवन्नो के तहत मैंने आपको बताया था कि युवन्नो की स्थापना कैसे हुई थी और युवन्नो के अंगों के बारे में मैंने बताया था। मैंने आपको ये बताया था कि जो ताइवान है वो युवन्नो का सदस्य नहीं है, ठीक है ना। ऐसे जो विवादित चीज़ें होती है ना, उनको वो ऑप्शन में इस्तेमाल करता है। ये सब हमने किया था। युवन्नो के 6 अंग होते हैं, वो मैंने आपको क्लियर कर दिए थे कि 6 ही होते हैं, 5 नहीं होते। 5 किस रूप में होंगे वो भी मैंने आपको बता दिया था। यदि आपसे पूछ ले कि वर्तमान में युवन्नो में कितने अंग एक्टिव है, सक्रिय है, तो उसका क्या आंसर होगा? 5। और वैसे कितने हैं? 6। तो वो सारा स्पष्ट हमने कर लिया था। 5 अंग हमने पढ़ लिए थे, छठा अंग हमने पढ़ना है। आइए लिखिए, छठा लिखिए, सचिवालय। छठा लिखिए, सचिवालय, सेक्रेटरीट। इसमें लिखिए, जल्दी जल्दी करो थोड़ा सा आज। यह युवन्नो का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। युवन्नो का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। युवन्नो का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है जो दिन भर के प्रशासनिक कार्यों को देखता है। जो दिन भर के प्रशासनिक कार्यों को देखता है। दिन भर के प्रशासनिक कार्यों को देखता है, ठीक। आइए, तो मेन यही होता है। अब आप देखिए, ये जो सचिवालय है, इसका जो हेड होता है उसे कहते हैं महासचिव। महासचिव कहते हैं उसको, सेक्रेटरी कह सकते हो आप इसको, जनरल सेक्रेटरी। युवन्नो का जो हेड होता है वो महासचिव होता है, ध्यान रखना आप ये, ठीक है ना। आइए, अब देखिए, इसकी जो नियुक्ति होती है, इसको अपॉइंट कौन करता है? इसकी नियुक्ति की जाती है महासभा के 2/3 बहुमत से, 2/3 मेजोरिटी से इसकी नियुक्ति की जाती है। लेकिन यहां आपको विशेष रूप से एक बात ध्यान रखनी है, 2/3 बहुमत से तो करता है, लेकिन ये सुरक्षा परिषद की सलाह से करता है। सुरक्षा परिषद की सलाह से करता है ये, इसकी सलाह से करता है ये। चले, आइए देखिए, 2 मिनट मेरी बात को एक बार सुन लीजिए। एक विष्णु मूर्ति थे, इंडोनेशिया के थे वो, और वो सुरक्षा परिषद में अध्यक्ष भी बने थे। उन्होंने एक गाइडलाइन दी थी। तो महासचिव की नियुक्ति के संबंध में एक गाइडलाइन चलती है। 2 मिनट रुक जाना एक बार। इस गाइडलाइन का नाम है विष्णु मूर्ति गाइडलाइंस। अब ये जानने की जरूरत नहीं है कि विष्णु मूर्ति कौन था, इंडोनेशिया का था, सुरक्षा परिषद का तत्कालीन अध्यक्ष था, ये आपके काम की चीज नहीं है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि विष्णु मूर्ति गाइडलाइन का संबंध किससे है। तो विष्णु मूर्ति गाइडलाइन का संबंध युवन्नो में महासचिव की नियुक्ति से है। ऐसे बनता है क्वेश्चन, ठीक है ना। और इसमें होता क्या है? इसमें यह होता है कि सुरक्षा परिषद की सलाह पर महासभा एक महासचिव चुनती है। यदि
उनकी संख्या 2-3 हो जाए, मतलब एक से ज्यादा हो जाए, तो फिर इस गाइडलाइन के माध्यम से महासचिव को चुना जाता है। बस इतनी सी बात है। हालांकि इसमें अभी तक ऐसी कोई बात सामने आई नहीं है, क्योंकि जो महासभा चुन लेती है और सुरक्षा परिषद जिसको कह देती है वो बन जाता है। इसमें कोई ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि आंतरिक विद्रोह की स्थिति में ऐसा कुछ हो जाए तो हो जाए, और जनरली यूएनओ के अंदर ये चीजें देखने को मिलती नहीं है। तो इसमें लिख दीजिए, विष्णु मूर्ति गाइडलाइन के नीचे लिखो, इसके तहत यदि एक से अधिक नाम आ जाते हैं, एक से अधिक यदि नाम आ जाते हैं, एक से अधिक नाम आ जाते हैं तो वोटिंग करने का तरीका है। वोटिंग करने का तरीका है। चलें, आइए, समझ में आ गई होगी सारी बात। ऐसे इसकी नियुक्ति होती है, और इसका जो कार्यकाल होता है ये 5 वर्ष होता है। कार्यकाल जो है ये 5 वर्ष है। 5 वर्ष होता है। आइए अब देखिए, ये जो महासचिव है इसका जो निक नेम है, इसे कहा जाता है यूएनओ का प्रधानमंत्री। यूएनओ का प्रधानमंत्री बोलते हैं इसको। यूएनओ का प्रधानमंत्री बोलते हैं इसको, ठीक है। एक इसको यूएनओ का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी। यूएनओ का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, यूएनओ का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता है ये, ठीक है ना। तो दिन भर के कार्यों को देखता है ये, ठीक। अब देखिए, एक इसके अंदर क्या है, आर्टिकल है एक, ठीक है ना, उसको हमने ध्यान से करना है, ठीक है ना। यूएनओ के चार्टर का आर्टिकल है, तो यहां पर आप ऐसे लिखिए, ये तो इसके प्रणाली के बारे में हो गया। ये जो सचिवालय है इसमें ऐसे लिखिए, आर्टिकल 99, ध्यान रखना यूएनओ के संविधान का है ये, ठीक है ना, अपने वाला मत कर देना। मैंने बताया था ना यूएन चार्टर, जिसमें 19 अध्याय होते हैं, 111 आर्टिकल होते हैं, उसमें से एक आर्टिकल है 99। इस आर्टिकल को लगा दीजिए मोस्ट इंपोर्टेंट। ये जिस दिन आएगा मान के चलना आप ही कर पाओगे, ठीक है ना, और इसकी पूरी उम्मीद है आपके एग्जाम के आने की। यदि आर्टिकल ना भी पूछे, वैसे तो आर्टिकल पूछने का ज्यादा लॉजिक बनता है, ना भी पूछे तो इसके अंदर जो बात है वो इंपॉर्टेंट हो जाएगी आपके लिए, ठीक है। तो इसके नीचे लिख दीजिए क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखो, इसके तहत महासचिव किसी भी ऐसे मुद्दे पर इसके तहत महासचिव किसी भी ऐसे मुद्दे पर सुरक्षा परिषद का ध्यान आकर्षित कर सकता है। महासचिव ऐसे किसी मुद्दे पर सुरक्षा परिषद का ध्यान आकर्षित कर सकता है जो अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा के लिए खतरा हो, जो अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा के लिए खतरा हो।
अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा के लिए खतरा हो। ठीक है, जैसे जैसे वर्ष 2024 में इजराइल हमास युद्ध के संदर्भ में किया। जैसे वर्ष 2024 में इजराइल हमास युद्ध के संदर्भ में किया। ठीक है ना, इजराइल हमास। अभी आप समझ गए होंगे, मैंने बताया था कि सुरक्षा परिषद में इसकी वोटिंग हुई थी। ठीक है ना, तो सुरक्षा परिषद में इस मामले की तरफ ध्यान आकर्षित किसने किया? महासचिव। समझे ना, ये इसका काम होता है। और ऐसा नहीं होता है कि हर मुद्दे पर ये कर दे। अब जैसे वर्ष 2024 में किया था, इससे पहले किया था जब भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था 1971 में, तब जो बांग्लादेश बना था ना, उस समय जो नरसंहार वगैरह हुए थे, जो शरणार्थी इधर उधर आ जा रहे थे, एक उस समय किया था। तो इसीलिए मैंने आपको कहा कि हर बिंदु पर नहीं करता है, कोई बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा हो और उसके लिए करता है। और अब ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप समझ रहे हो, पूरा विश्व इससे जूझ रहा है, सारी स्थितियां आप समझ रहे हो। तो एक लाइन यहां पे लिख सकते हो आप स्टार डाल के, इससे पहले 1971 में, इससे पहले 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के संदर्भ में किया था। भारत पाकिस्तान युद्ध के संदर्भ में किया था। इस समय यूएनओ के महासचिव यू थोंट थे, नाम है ये। इस समय यूएनओ के महासचिव यू थोंट थे। ठीक है, थोड़ा सा ये मैं बार बार आपको इसलिए बता रहा हूं, विशेष रूप से हाँ, और एग्जाम में भी आता है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ज़्यादातर ये क्वेश्चन जो होते हैं, ये जो आप राजस्थान के जो एग्जाम की तैयारी करते हो, ठीक है ना, उसमें इस टाइप के क्वेश्चन की तादाद थोड़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछता है, निम्न में से कौन यूएनओ का महासचिव नहीं रहा, ऐसे पूछ लेता है। अब देखिए, यूएनओ का महासचिव नहीं रहा, अब ये जितने भी है 15-16 जो भी है, अब यदि इनकी लिस्ट याद करने लग गए, चलो एक दो तो याद कर ले, सारे कैसे याद कर ले, पॉसिबल ही नहीं है ये चीजें। तो हमें कुछ नाम यदि पता होते हैं तो फिर हम उस क्वेश्चन के आसपास या उस क्वेश्चन के करने की ताकत हमारे में थोड़ी बहुत आ जाती है। लेकिन अभी 15-16 जो नाम होते हैं, लिस्ट होते हैं, ये तो देखो बिल्कुल गलत हो जाता है, मामला ही गलत बैठ जाएगा। इस कारण से ये थोड़ा सा बता दिया जाता है कि अब देखो भारत पाकिस्तान के संबंध में हुआ तो हो सकता है इस नाम को ज़्यादा हाईलाइट किया जाए कि उस समय महासचिव कौन थे। ये है। एक प्रथम महासचिव के बारे में पूछा जाता है कि यूएनओ के पहले महासचिव कौन थे, लिख दीजिए नई लाइन से, यूएनओ के प्रथम महासचिव ये थे ट्रिगवेली। इससे पहले कार्यवाहक बने थे लेकिन उनको माना नहीं जाता है। ट्रिगवेली, चले आइए, एक तो पहला ध्यान रखना है, यू थोंट भारत के संबंध में आ गया। दो और नाम याद रखने हैं आपने, लिख दीजिए यूएनओ के दो महासचिव, यूएनओ के दो महासचिव जिन्हें
शांति का नोबेल पुरस्कार मिला? यूएनओ के 2 महासचिव जिन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार मिला। एक तो थे हैमरशोल्ड थे, ठीक है, और दूसरे थे कोफी अन्नान। जब हम तैयारी करते थे उस समय यही थे, 2 बार चुने गए थे ये, जैसे एंटोनियो गुटेरेस भी 2 बार चुने गए हैं, 2 बार चुने गए थे ये। तब ये क्वेश्चन बहुत आता था, ठीक है ना। और उस समय क्वेश्चन ये भी आता था कि कोफी अन्नान का संबंध किस देश से है, तो ये घाना के थे। लेकिन आज ये याद रखने की जरूरत नहीं है भी आज वो महत्वपूर्ण नहीं है, वो उस टाइम महत्वपूर्ण था क्योंकि ये थे। आज क्या महत्वपूर्ण है? आज ये महत्वपूर्ण है कि वर्तमान में जो महासचिव है उनका संबंध किस देश के साथ है, ठीक है ना। वो पुराना ये महत्वपूर्ण नहीं है। आइए लिख दीजिए वर्तमान महासचिव, ये है एंटोनियो गुटेरेस। कौन बताएगा कहां के हैं ये है पुर्तगाल के हैं। चले, आइए ये ध्यान रखना, एंटोनियो गुटेरेस है ये। एक चीज और लिखिए, ऐसे लिखो, सचिवालय का हेड ऑफिस कहां है? वही है न्यूयॉर्क। आइए, लेकिन आपको ध्यान रखना है, यदि आपके ये पूछ ले कि सचिवालय के कार्यालय कहां है, तो ये 3 कार्यालय, हेड ऑफिस तो एक ही है लेकिन इसके कार्यालय 3 है, ठीक है। ये कहां कहां है? एक तो है जिनेवा के अंदर, ठीक है, दूसरा है नैरोबी के अंदर, और तीसरा है वियना के अंदर। ठीक है ना। एक जिनेवा के अंदर है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, आप आते जाते रहते हो यहां पर, स्विट्जरलैंड। नैरोबी कहाँ है? केनिया में है। वियना कहाँ है? ऑस्ट्रिया में है। ध्यान रखना, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया मत कर देना, बाद में कहोगे सर को बता दूंगा ये ऑस्ट्रेलिया होता है, ऑस्ट्रिया नहीं होता। कोई बात नहीं, हो जाता है, सुबह से पढ़ा रहे हैं। चले, आइए, ये हो गया जी आपका यूएनओ वाला मामला। ठीक है, इसमें कोई और ज़्यादा देखने की आपको आवश्यकता नहीं है, यूएनओ यहाँ कवर हो जाता है। बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी लेटेस्ट में जो यूएनओ चर्चा में इसलिए है इजराइल हमास के कारण, वो मैंने आपको करंट जीके में भी करा दिया, यहाँ भी करा दिया। पुराना पूछता नहीं है, कोई बहुत पुरानी खाड़ी युद्ध कभी हुए थे उसमें ऐसी कोई बात आती नहीं है। ठीक है, अब आ जाइए यूएनओ की प्रमुख एजेंसियां।
यूएनओ की प्रमुख एजेंसियां, इसकी एजेंसियां कौन कौन सी है? चलें, अब देखो ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, उसके समय समय पर आपको करवाता भी रहा हूं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं, जैसे हम कहें यूनेस्को, इसका तो नाम जरूर सुना होगा आपने, विश्व धरोहर की सूची जारी करता है ये, ठीक है ना। तो यूनेस्को जो है, आप कह सकते हो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ज़्यादा पंगे नहीं लेने इसके साथ, कुछ पंगे ले लो भी तो इसके नाम में इसका अर्थ होता है, मतलब यह एक ऐसी संस्था है जो इन्वायरमेंट पर काम करती है, जो साइंटिफिक रिसर्च पर काम करती है, जो सांस्कृतिक महत्व पर काम करती है। आप देखिए ये धरोहर घोषित करती है ना, ठीक है ना, वो है ये। इसकी स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 को। इनके क्या होते हैं, हेड ऑफिस इंपॉर्टेंट होते हैं, और वो हेड ऑफिस ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जो जिनेवा में नहीं होता है, क्योंकि यूएनओ के लगभग सभी हेड ऑफिस कहाँ हैं, जिनेवा के अंदर है, लेकिन जो जिनेवा में नहीं होगा वो इंपॉर्टेंट है। जैसे यदि मैं इस पेरिस की बात करूं तो ये आपके एग्जाम में आया हुआ है राजस्थान एसआई 2011 के अंदर, ठीक है, ये आया हुआ है। क्योंकि हम जनरली क्या जानते हैं, या तो न्यूयॉर्क पहले नंबर, तो जिनेवा दूसरे नंबर पर न्यूयॉर्क, पेरिस बहुत कम देखने को मिलता है। तो इसमें तरीके से तैयारी करनी है, इसको ध्यान रखना ये, ठीक। अब आपको ये ध्यान रखना है कि करंट क्या है, ठीक है। देखो जब डोनाल्ड ट्रंप थे, ठीक है ना, डोनाल्ड ट्रंप थे, तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने यूनेस्को से अपने आप को बाहर कर लिया था, ठीक है ना। इसके लिए उन्होंने 2017 के अंदर आवेदन किया था। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो अमेरिका है ये यूनेस्को का सदस्य नहीं है। मेन चीज़ है, भारत है इसका सदस्य, अमेरिका नहीं है। क्यों पूछा जा सकता है, इसलिए पूछा जा सकता है कि करंट में चर्चा में रहा, उसने कहा मैं यूनेस्को में शामिल नहीं होऊंगा। इसी तरीके से जो इजराइल है ये यूनेस्को का सदस्य नहीं है, ठीक है ना, ये नहीं है। इसी तरीके से एक है, हो सकता है मैंने कई बार आपको नाम बताया हो, एक देश है लिंक्टेनस्टीन, यूरोपियन कंट्री है, ये छोटा सा देश है लिंक्टेनस्टीन, ये भी नहीं है, ये यूएनओ का सदस्य, इसका सॉरी माफी चाहूंगा, यूनेस्को का सदस्य नहीं है, यूनेस्को के अंदर नहीं आता, इसने सदस्यता कर लिया। अब ये तीनों देश यूएनओ के तो सदस्य हैं, लेकिन यूएनओ की जो यूनेस्को नामक एजेंसी है उसके सदस्य नहीं है, समझे ना। ये आपको करवाया हुआ है क्या, कभी नाम बताया हो? आई डोंट नो, I have no interested in linktests. मुझे तो सिर्फ इतना बता दो बताया हुआ है क्या, और चलो धन्यवाद, यही एक बहुत बड़ी उपलब्धि है मेरी कि आपको ये पता है कि ये आपकी किताब में कहीं ना कहीं रजिस्टर में कहीं ना कहीं लिखा हुआ है, सुकून है इस बात का। चलो जी बहुत बढ़िया। चलो अब आप में से चलो 10 लोगों को पता होगा कि ये कराया हुआ है, और कराया तो लिखा तो सभी का है, लेकिन वो याद तब होता है ना जब वो पन्ने पलटते हैं। वो पन्ने पलटे कौन, ऊपर से तो ये गर्मी, ऊपर से वो पन्ने पलटे कौन। इसकी कोई उपलब्धि बता सकता है, क्यों कब बताया था, बहुत महत्वपूर्ण बात है इसकी, है 15 अगस्त। हाँ बहुत बढ़िया जी, ये वहां मैंने कराया था आपको
कि ऐसे कौन से देश है जो 15 अगस्त को आज़ाद हुए थे। ये एक ऐसा देश है 15 अगस्त को आज़ाद हुआ था। एक कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य वो आज़ाद हुआ था, बहरीन आज़ाद हुआ था, उत्तरी कोरिया आज़ाद हुआ था, दक्षिण कोरिया आज़ाद हुआ था। ये 5 देश ऐसे हैं जो भारत की तरह 15 अगस्त को आज़ाद हुए थे। और ये एसएससी में क्वेश्चन आया हुआ है। और उसमें ये एक अलग बात है कि जब वो क्वेश्चन आया था तो उसमें दक्षिण कोरिया ऑप्शन में दिया था। ये एक अलग बात है। तो 5 देशों में तो दक्षिण कोरिया एक है, हो सकता है इस बार आए तो ये दे दे। तो थोड़ा सा ना अलर्ट रहा करो, और कोई बात नहीं है। हालांकि इस बात को मैं मान सकता हूं कि जब ये आएगा तो कम से कम आप समझ जाओगे कि हाँ यार, नाम कुछ 15 अगस्त वो करता तो रहता था यार, ऐसा सा था तो सही। चलिए जी, कोई बात नहीं। यहां पे एक लाइन लिख दीजिए, अमेरिका, इजराइल और लिंक्टेस्टिन यूनेस्को के सदस्य नहीं है। यूनेस्को के सदस्य नहीं है। चलें, आइए दूसरा लिखिए, विश्व मानवाधिकार आयोग। विश्व मानवाधिकार आयोग, आप कह सकते हो वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स कमीशन है क्या? लिंक टेस्ट है ना, हाँ वो बताया था, वहाँ भी बताया था मैंने। तो ये वर्ल्ड ह्यूमन राइट कमीशन, नाम से ही पता लग रहा है विश्व में मानवाधिकारों की रक्षा करता है ये, ठीक है ना। कहीं भी कोई भी जहाँ मानवाधिकारों का हनन होगा उसकी रक्षा करेगा ये, ठीक है। इसकी जो स्थापना हुई थी 2006 के अंदर हुई थी, ज़्यादा पुराना नहीं है ये। स्थापना जो है 2006 में हुई थी। चलिए, अब इसमें देखिए आपको ये ध्यान रखना है कि इसको कई जगह ऐसे भी लिख दिया जाता है, तो वो भी गलत नहीं है, ठीक है ना। ऐसे लिख देते हैं UNHRC, ये भी लिख देते हैं, तो एक ही बात होती है ये। चलें, आइए अब इसमें जो सदस्य है लिख दीजिए, सदस्य 47। सदस्य 47 होते हैं। और जो कार्यालय है, सॉरी कार्यकाल, इसका जो कार्यकाल है ये 3 वर्ष है। ये मेन ऐसी बातें हैं। ज़्यादातर क्या है, मुझे ऐसा लगता है इसमें इसी टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, क्या भारत इसका सदस्य है क्या, ठीक है ना। तो भारत इन 47 देशों के अंदर शामिल है, ठीक है, क्योंकि वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स है ये, विश्व मानवाधिकार के संबंध में बात करना है, हमें सिर्फ इसको भारत से जोड़कर देखना है। तो इसमें एक लाइन लिख दीजिए, लिखिए भारत इसका 6 बार सदस्य चुना गया है। छह बार सदस्य चुना गया है। ठीक है, आपने ये ध्यान रखना है, आपको देखो 2024 चल रहा है, 6 बार कब बना, कैसे बना, ये गंदे काम नहीं करने हैं, आपने ध्यान रखना। देखिए, ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि जो 6ठी बार जब ये बना तो इसका था 2021 से 2023। समझे बात को? इसका मतलब 31 दिसंबर 2023 को ये सदस्य नहीं रहा।
समझे ना। तो अब 2024 चल रहा है तो एक तरीके से करंट का हो गया ना, ऐसे होता है ये। तो पहले था, अब नहीं है। तो आपसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किसका सदस्य नहीं है। तो अभी 31 दिसंबर 2023 को इसकी सदस्यता खत्म हुई है। तो ये आपने थोड़ा अलर्ट रहना है इसमें। ये है मानवाधिकार आयोग के संबंध में। और याद कीजिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग आपको अच्छे तरीके से करा दिया था, और राजस्थान राज्य मानवाधिकार राजस्थान पॉलिटी में करवा दिया जाता है। ये है सारी चीज़ें, ठीक है। चलिए, अब बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे आप नाम सुनते होंगे, वो सभी इसके एजेंसियां हैं। जैसे एक होता है यूएनडीपी, याद आ रहा है कुछ? यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। याद कीजिए, इकोनॉमिक्स में आपको ये करवाया जाता है यूएनडीपी। इसका एक ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है? यूएनडीपी जारी करता है। आज तक यही पूछा गया है इसके अंदर कि मानव विकास सूचकांक, ठीक है, एचडीआर को जारी करने वाली संस्था का नाम कौन सा है? यूएनडीपी। सीधा यही लिख दो, सीधा पॉइंट पे करो। इसमें लिखो, यह है मानव विकास सूचकांक एचडीआर जारी करने वाली संस्था है। मानव विकास सूचकांक जारी करने वाली संस्था है। चले, आइए। अब देखो, वैसे तो आपको मैंने बहुत डिटेल के साथ करवाया हुआ है चीज़ें, लेकिन मैं एक शॉर्ट में आपको कुछ करवाना चाहूँगा। डिटेल तो देखिए, जो बच्चे इकोनॉमिक्स कर चुके हैं, मैंने इससे पहले सुबह दोपहर वाले बैच में इकोनॉमिक्स ख़त्म की थी, उसमें मैंने बहुत डिटेल के साथ वो चीज़ें करवाई थी। और मंडे से अपने यहाँ से भी इकोनॉमिक्स चालू हो रही है, तो वो वहाँ आ भी जाएंगे, ठीक है। लेकिन वहाँ मैं डिटेल से बात करूँगा, यहाँ सिर्फ मैं एक कमी पूर्ति करूँगा उसकी, ताकि जो क्वेश्चन आपके नोट्स में, ये चीज़ क्या है, कम से कम मेरा ऐसा मानना है कि 2-3 बार, जितनी बार आ जाए बढ़िया है, बढ़िया है, इतना इम्पोर्टेंट है वो। और इम्पोर्टेंट भी है। दूसरी बात क्या है कि इसमें हम गड़बड़ी भी करते हैं, ठीक है। वो गड़बड़ी ये है कि यूएनओ का जो मेन अभी जो चल रहा है, जो बेस्ट मिशन है, यूएनओ का जो बेस्ट मिशन है, वो क्या है? यूएनओ का बेस्ट टारगेट कर दीजिए आप इसको, यूएनओ का बेस्ट टारगेट, लेटेस्ट में जो है, बार बार इसका नाम आता है, बार बार यूएनओ इसको उठाता है। और तो और क्वेश्चन भी आ गए, ऐसी बात नहीं है, क्वेश्चन भी आ गए। और वो है एसडीजी, एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ये आ गए, ठीक है ना। एसडीजी ये आ गया बेटा, याद कर लेना इसको। ये ऐसे है 2016-2030, ये इसका टारगेट है। 2016-2030, एक एक लाइन याद होनी चाहिए इसकी, एक एक लाइन, समझे ना। और तो देखो, हम बाद में बात करेंगे, 5P का है वो होता रहेगा, क्योंकि यहां इसको डिटेल में लेने लगे तो संस्थाओं को भूल जाएंगे हम। आगे और भी बहुत सारी संस्थाएं हैं जो हमने करनी है, ठीक। तो ये जो एसडीजी है, इसमें क्या है, जो लक्ष्य रखे गए हैं, लक्ष्य मतलब गोल्स, ये जो रखे गए हैं, ये 17 रखे गए हैं, 17। अभी जो आपके क्वेश्चन आए हुए हैं वो ये है, मतलब आपसे ऐसे कह दिया, ऐसे लिख दिया एसडीजी और प्रोविजन। यहां क्या लिख दिया? एसडीजी 14, एसडीजी 11, एसडीजी 15, एसडीजी 7, ऐसे लिख दिया। और इधर क्या हुआ, इसका प्रोविजन दे दिया, कोई गरीबी उन्मूलन लिख दिया, भूमि में जीवन ऐसे लिख दिया। फिर क्या कहता है? सुमेलित करो।
मिलान करो। अब इसमें भी क्या है, बड़ा हम सोचते हैं बहुत बड़ा टफ क्वेश्चन है, टफ नहीं है ये। मान के चलना यदि आपने ढंग से तैयारी की है और आपका ऊपर नीचे हो भी गया, जो कि हो जाता है, स्वाभाविक चीज होती है ये, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा भी ऊपर नीचे हो जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। लेकिन यदि दो में भी आपने कॉन्फिडेंस रख लिया कि दो ये है, सही है, तो आप इस क्वेश्चन को कर दोगे। लेकिन उसके लिए ये पढ़ना जरूरी होता है इसको। आप कह दो कि मैं दो ही याद कर लूं, क्यों ना ऐसा हो जाए, तो ऐसे तो नहीं होगा। याद तो 17 ही करने पड़ेंगे, उसमें से आप कम से कम 8 भूलोगे। 8 भूलोगे, वो जो 9 याद रहेंगे ना, वो तुमको वो क्वेश्चन सोल्व करवा देंगे। ये ऐसे होता है। चलिए, तो इसको है ना फटाफट एक लिख दीजिए और यहीं पर आप कोशिश करना मन में दोहराना, यहीं पर याद करके जाओ, आनंद आ जाएगा आपको। तो देखिए, जो 17 गोल है, इसको लिखा तो ऐसे जाता है, ऐसे लिखा जाता है, गोल फर्स्ट, ऐसे लिखा जाता है, गोल फर्स्ट। तो सबसे पहले जो है गरीबी का अंत। पूरे मतलब इसका अर्थ यह है, मैं साथ साथ बताता जाऊंगा, लिखाऊंगा नहीं, बस आपको तो हेडिंग याद रखनी है। हालांकि इसमें बहुत सारी चीजें हैं, जैसे याद कीजिए इकोनॉमिक्स में मैंने कराया था, नीति आयोग की रिपोर्ट के आधार पर 25 करोड़ भारतीयों को गरीबी रेखा से बाहर निकाल दिया गया, गरीबी से बाहर निकाल दिया गया। चुनाव में बोल रहे थे ना 25 करोड़ 25 करोड़, 2-3 जगह लिखाए थे, और ये कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में अटक जाएगा। ये है तो गरीबी का अंत, ये है। तो वहां यहां हमें देखना पड़ता है सारा, उसको नहीं देखेंगे अभी हम। गोल 2, जल्दी जल्दी लिखो, गोल 2, गोल 2 लिख दीजिए। जीरो हंगर, जीरो हंगर। आप लिखना चाहो लिख सकते हो। भूखमरी का अंत, किसी को भूखा नहीं रहने देना अपनों ने। तीसरा, अच्छा स्वास्थ्य व कल्याण, गुड हेल्थ एंड वेलफेयर। चौथा है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। ठीक है ना। अब देखो, तरीके थोड़े ऐसे होते हैं भाई। अब आप 4 आपके सामने आ गए, तो इन चारों को जब आप पढ़ोगे ना, तो ये आपके आसपास रहते हैं। समझे मेरे कहने का मतलब है, जैसे आपको कह दो गरीबी, तो गरीबी का नाम आते ही भूख आएगा। ठीक है, भूख आएगा तो इसका मतलब स्वास्थ्य आएगा। आप देखिए कैसे एक दूसरे से लिंक होते हैं। गरीब है, पैसा नहीं है, खाना नहीं खा पाएंगे, खाना नहीं खा पाएंगे, शरीर में कुछ जाएगा नहीं, बीमार हो जाएंगे। समझे बात को। ये तीनों को आप ऐसे याद रखो, तीनों को ऐसे याद रखो, क्योंकि पहले तो भाई पहले स्वास्थ्य थोड़ी आएगा, पहले तो गरीबी आएगी, पहले तो गरीबी आएगी, तभी तो स्वास्थ्य बिगड़ेगा। तो इसको ऐसे यदि आप थोड़ा सा तरीके से याद रखते हो ना, तो उंगलियों पे ऐसे याद हो जाएगा जी, पहले गरीबी आएगी, फिर भूख आएगी, उसके बाद में हम बीमार पड़ेंगे या स्वास्थ्य होगा। तो इन तीनों का टारगेट रखा है। अब चौथा कहता है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जो क्वालिटी वाली हो, क्योंकि यदि एजुकेशन नहीं होगी तो आप क्या करोगे। जो अनपढ़ आदमी होता है, जो एजुकेटेड नहीं होता है, वो क्या कहता है, वो यही कहता है कि यार लड़की नहीं होनी चाहिए, यार लड़का होना चाहिए, ताकि उसके लठ ढंग से पड़े। सही है ना भाई, लठ ढंग से खाना, जो वो कहता है मेरे लठ दो, मैं इसलिए लड़का हो। क्योंकि वर्तमान में देखो, आप देखो जो भी घरों से कौन निकालता है, वैसे नहीं कह रहा, हालांकि महिलाओं ने भी इसमें काफी कीर्तिमान स्थापित किए हैं, लेकिन फिर भी दोनों के रेशियो में देखो तो लड़का बाहर निकालता है, लड़का बाहर निकालता है, लड़की नहीं निकालती। ध्यान रखना, वो सास ससुर को निकालती है, बात एक ही है। लेकिन जनरली हम देखें तो अपना अपना देखना है ना, माता पिता का देखना है। ठीक है ना। तो ये है। तो पांचवा जो पॉइंट आता है
वो लैंगिक भेदभाव करेगा। तो पांचवा आता है लैंगिक समानता। लैंगिक समानता, जेंडर इक्विलिटी। अब ये जो पांच है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट समस्याएं हैं, वर्ल्ड की भी समस्याएं हैं। ये लैंगिक समानता वाला तो ज्यादातर भारत जैसे देशों में देखने को मिलता है। भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, ये जो देश है, एशियन कंट्री है ना, वहां देखने को मिलता है। यूरोप में ये चीजें नहीं मिलती है, ये ध्यान रहे, आपको स्वीकार करना पड़ेगा ये चीजें। यूरोप में लैंगिक समानता वाली ऐसा नहीं है, वहां लैंगिक समानता ही होती है। वहां इस तरीके से नहीं करते कि लड़का होना चाहिए। हमारे यहाँ क्या है, शुरू से एक बाजा सा बजा दिया, ठीक है ना, और बाजा बड़ा गंदा बजाया। ये जैसे हमें शुरू में ये सिखाया गया कि जब हम मरेंगे और हमारे को लड़का आग लगाएगा तो फिर हमें स्वर्ग मिलेगा, हमारी आत्मा को मुक्ति मिलेगी। ये हमें शुरू से ठूस ठूस के सिखा दिया गया। अब हम क्या करते हैं, जीने की बात करते हैं, मरने की पहले करते हैं कि यार मैं मर गया तो मेरे को स्वर्ग कैसे मिलेगा। इस कारण से वो कहता है टारगेट लड़के का हो और 5-6 होने चाहिए, ताकि बाई चांस कोई 3-4 ना भी काम आए तो एक तो काम आए, तो वो अपना योगदान देता रहता है। ये है, क्योंकि ये भावनाएं होती है। ये आप इसको बेटा हो सकता है मजाक में ले रहे हो, लेकिन ये हकीकत है, इसका प्रभाव होता है। ये इसका प्रभाव पड़ता है कि आपको क्या सिखाया गया, आपको क्या सिखाया गया, इसका महत्व पड़ता है। ये तो हमको यही सिखाया गया, तो वही बकरी बन के बैठ गए हम, और वही सोच हमारे दिमाग में आ गई। चाहे हम पीएचडी कर ली, चाहे हम डॉक्टर बन गए, चाहे इंजीनियर बन गए, है वही हम कि यार स्वर्ग कैसे मिलेगा मेरे को, हम सोच वही रखते हैं। तो आप ये कह सकते हो कि ऐसे लोग पढ़े लिखे बेवकूफ होते हैं, पढ़े लिखे बेवकूफ होते हैं, ठीक है ना। एजुकेटेड नहीं कहते, पढ़ा लिखा होता है। एजुकेटेड अलग चीज होती है, ठीक है ना। एजुकेटेड वो होता है जो शिक्षा को अप्लाई करता है, अप्लाई करता है, ये होता है। तो ये लैंगिक समानता 5 समस्याएं आपके सामने है, और ये 5 समस्याएं आपको इस रूप में याद करनी है: गरीबी, भूख, चिकित्सा, और उसके बाद में शिक्षा और लैंगिक। ये है 5, ऐसे याद रह जाएगी। मेरे हिसाब से आप में एक ताकत आ जाएगी उस क्वेश्चन को सोल्व करने की। छठा, सातवां, आठवां जो भी आगे है वो इन्हीं को ही आगे लेके किया गया है, मतलब इन्हीं के आगे सब टॉपिक है ये। जैसे छठा लिखिए, छठा लिखिए, साफ पानी और स्वच्छता। आप जानते हो कि भारतीय संदर्भ में स्वच्छ भारत मिशन चला रहा है, पानी के संबंध में जल जीवन मिशन चला रहा है। याद कीजिए 2019 से वो सब करवाया हुआ है, आपको यहां नहीं बता सकते। साफ पानी, अब आप देखिए, साफ पानी और स्वच्छता का संबंध क्या अच्छे स्वास्थ्य और कल्याण से नहीं है, क्या हेल्थ से नहीं है? मैंने कहा ना इसी इसमें से निकलेंगे। जैसे सातवां लिखिए, सातवां लिखिए, सस्ती व स्वच्छ ऊर्जा। सस्ती व स्वच्छ ऊर्जा, हेल्दी एनर्जी और सस्ती। तो ठीक है, हमारे पास टेक्नोलॉजी कम है, इस कारण से थोड़ा महंगा पड़ जाता है। लेकिन यदि हमारे पास टेक्नोलॉजी हो तो क्या आपको नहीं लगता कि सोलर एनर्जी इसको पूरा कवर करती है? सस्ती भी पड़ेगी क्योंकि सूर्य है, चमक रहा है, कितनी ले लो। और स्वच्छ, क्या पोल्यूशन करता है? कोई पोल्यूशन नहीं करेगा। आइए आठवां लिखिए, सभ्य काम और अधिक विकास। सभ्य काम और अधिक विकास, सभ्य काम और अधिक विकास, ठीक है। अब ये सभ्य काम है, डेवलपमेंट है, क्या आपको नहीं लगता कि ये गरीबी के बारे में, हंगर के बारे में थोड़ा उन्मूलन का प्रयास करेगा? भैया आपको काम दिया जा, रोजगार नहीं है, ध्यान रखना, सभ्य काम। मैं यहां लिखाऊंगा क्योंकि हाईलाइट किया गया है कि रोजगार प्राप्त करना इसका कोई नहीं है, रोजगार का नहीं है। देखिए सभ्य काम, सभ्य काम का मतलब क्या होता है? देखो हम काम करना कोई बुरा नहीं होता है, हर काम अच्छा होता है।
यदि हम झाड़ू भी लगाते हैं तो भी एक कोई काम है, वो ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, हम टेबल साफ करते हैं, ऑफिस में जाते हैं, टेबल साफ करने वाले होते हैं, कोई पोछा लगाने वाला होता है, ये काम बुरे नहीं है। ठीक है, हम घर में भी तो करते हैं, पंखे साफ करते हैं ना, ये बुरा नहीं है, काम कोई बुरा नहीं होता है। लेकिन ऐसे काम जो हमें समाज से कट कर देते हैं, ठीक है ना, जैसे मेला उठाना। मेला उठाने का मतलब क्या है? जैसे गटर साफ करना। अब देखिए, जो गटर साफ करता है ना, ठीक है ना, अब थोड़ा सा उसके प्रति, चाहे वो कुछ भी हो, एक व्यक्ति उससे दूरी बनाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, उससे दूरी बनाएगा कि यार ये गटर साफ करता है, ऑटोमेटिक उससे दूरी हो जाएगी। तो ऐसे काम को थोड़ा सा कम करना, ठीक है, क्योंकि गटर तो साफ करना ही पड़ेगा। वो ऐसे नहीं है कि हम गटर साफ करना बंद कर दें, उसका विकल्प हमारे पास होना चाहिए। जैसे केरल में गटर साफ करने के लिए, सीवेज को साफ करने के लिए रोबोट तैयार किए गए। समझे ना बात को? ये है। अब करने वाले तो ये भी करते हैं, यार ये तो झाड़ू पोछा करती है, यार ये क्या है, साइड में कर। वो तो मैंने कहा ना कि वो इस दुनिया में आए तो हुए हैं, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा कि हम करें क्या। वो उस टाइप के लोग होते हैं, थोड़ा सा यहाँ ढीला होता है, समस्याएं होती है उनके कुछ। जैसे कहते हैं ना, यार ये तो झाड़ू पोछा करते हैं, ये झाड़ू निकालते हैं, सड़कों पे निकालते हैं, भेदभाव करते हैं, उनका तो क्या थोड़ा ढीला होता है। ठीक है, उनको ये पता नहीं है कि आज वो जिस स्थान पर है, बहुत बढ़िया बात है जी, कोई अच्छे कमा रहा होगा, लेकिन ये प्रकृति है, इसमें कब आपके हाथ में झाड़ू पकड़ा दे पता नहीं लगेगा आपको। प्रकृति बदल देती है, सारा सिस्टम बदल देती है। पता लगा कि आपके घर में 2 रोटी नहीं बन रही है और आने वाले पिछले समय में आप पिज्जा खा रहे थे, तो इसका पता नहीं लगता है। हाँ, ये जो काम है थोड़े से, तो वो ऐसे काम हो जाते हैं कि हाँ, व्यक्ति थोड़ा सा दूरी बना लेता है, चाहे हम कितनी जागरूकता पैदा कर लें। तो इन कामों के लिए थोड़ा सा विकल्प तलाशना चाहिए, ये कहा गया सभ्य काम। 9वां लिखिए, उद्योग, नवाचार और बुनियादी उद्योग, नवाचार व बुनियादी ढांचा आपके सामने है। इंडस्ट्री, इनोवेशन होना चाहिए, ठीक है ना, इनोवेशन, बहुत इनोवेशन, एक नई सोच, आपने कोई नई सोच निकाल दी, आप उसके माध्यम से पानी बचा रहे हैं, ठीक है, ये इनोवेशन है, कोई दिक्कत नहीं है। आपने, आपके जो आरओ का पानी आता है, आपने नीचे एक टैंक बना दिया, आपने नीचे टैंक बनाया, पता लगा वो पानी जो खराब पानी होता है उसके अंदर इकट्ठा हो रहा है, उस पानी का इस्तेमाल आप अन्य रूप में कर रहे हो, इनोवेशन हो गया। आइए 10वां लिखिए, असमानताओं में कमी, असमानताओं में कमी। असमानताओं में कमी का मतलब यही होता है, गरीब ज्यादा गरीब नहीं होना चाहिए, अमीर ज्यादा अमीर नहीं होना चाहिए, इसका मतलब यही होता है। और सतत शहर व समुदाय, सतत शहर और समुदाय, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह है कि ऐसा न हो कि एक जगह पर लोग ज्यादा इकट्ठे हो गए, ठीक है ना, शहर बन गया तो शहर में पता लगा पैर रखने की जगह ही नहीं है, और गांव में गए तो पता लगा जगह ही जगह है, ठीक है ना। सतत, सस्टेनेबल होना चाहिए। ये ऐसा शहर नहीं होना चाहिए जो पॉल्यूशन में नंबर 1 चला जाए, जहां पॉल्यूशन ही पॉल्यूशन हो रहा है, जैसे दिल्ली, ठीक है ना। सतत होना, सस्टेनेबल होना चाहिए, ताकि हम उसको बचा सकें। आइए 12वां लिखिए, जिम्मेदार खपत और उत्पादन। जिम्मेदार खपत और उत्पादन, जिम्मेदार खपत और उत्पादन, रिस्पॉन्सिबल
कंजप्शन एंड प्रोडक्शन। आइए अब देखिए इसका मतलब क्या होता है। आप प्रोडक्शन करते हो, कंजप्शन करते हो, तो उसको जिम्मेदारी के साथ करें, ठीक है ना। जिम्मेदारी का यहां मतलब क्या हो गया कि ऐसा भी उत्पादन ना करें कि जो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, ठीक है ना। आपको ऐसा होना चाहिए भाई, एक जैसे मान लीजिए एक देश ने प्रोडक्शन इतना कर लिया, बचा के रख लिया, एक तरीके से एक काला बाजारी की तरफ इंगित करता है, ठीक है ना भाई, जैसे उस दृष्टि से आप समझ सकते हो, ठीक। आइए 13वां लिखिए, जलवायु क्रिया। जलवायु क्रिया आप कह सकते हो क्लाइमेट एक्शन। एक तरीके से जो आप ग्लोबल वार्मिंग नाम सुनते हो ना, ये वही है, ठीक है ना। आज जो आप भूत रहे हो, ये तो एक प्रयास है, ये तो आप सोच, ये तो शुरुआत है, ये तो शुरुआत है, इसके अंत की तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ये है क्योंकि नित्य नए आप देख रहे हो, लगातार इस पे इजाफा ही हो रहा है। इसका कोई पेड़ कट रहे हैं, काटे जा रहे हैं पेड़, ठीक है। हम कह देते हैं पेड़ लगाओ, ऐसे करो वैसे करो, लेकिन आप काटने वालों में हम सबसे आगे है। ये है तो जलवायु जो परिवर्तन है, ये आने वाले समय में ये मान के चलना कि जो पृथ्वी ग्रह है इसको नुकसान पहुंचा देगा, क्योंकि इतिहास गवाह है, हमसे भी विकसित सभ्यताएं पहले रही है, हमसे भी विकसित, ध्यान रहे, हमसे ज्यादा विकसित। आप देखिए वो भी एक सभ्यता होगी कि जिसने पत्थर को काट कर हाथी बना दिया। बनाए हुए ना, ये आज बना के दिखाओ। मशीन का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि पहले मशीन नहीं होती थी। तो टेक्नोलॉजी जो थी, जो दिमाग था, वो हमारे पूर्वजों में ज्यादा था, पूर्वजों में ज्यादा था। ये एक छोटी बात नहीं है कि एक पत्थर को रगड़ा और चिंगारी निकली और आग पैदा कर दी, ये छोटी बात नहीं है। ध्यान रखना, हम कह देते हैं पत्थर को रगड़ के किया था, आज तो माचिस है मेरे पास, लाइटर है। क्योंकि हमें क्या होता है, ये कहना आता है, हम उस बेस की तरफ कभी नहीं जाते, बेस की तरफ कभी नहीं जाते। मैंने किया है, ये बोलते से मैंने किया है, अब करके दिखा। शुरू से तेरे को लेके चलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में, जंगलों में, करके दिखा। रोने ना लग जाए तो मेरे कह देना, क्योंकि सबसे पहले रोता ही है आदमी, समझे ना बात को। ये गर्मी सहन नहीं हो रही है, और बताइए हमने किया है ये चीजें हैं। तो वो जो पूर्वजों ने हमारे किया था, वो हमें एक आधार दिया था, उस आधार पर हम चल रहे हैं, उसी पर पैर रखकर हम आगे बढ़ रहे हैं। ध्यान रहे ये चीज, ध्यान रहे। सिंधु घाटी सभ्यता थी, खत्म हो गई, हम पढ़ते हैं कितनी डेवलप थी। वैदिक सभ्यता खत्म हो गई, कितनी डेवलप थी। तो वो मनुष्य के कारण ही खत्म हुई, ठीक है ना। तो सभ्यताएं खत्म होने में कोई ज्यादा वक्त नहीं लगता है ये। तो 14वां लिखिए, 14वां लिखिए, पानी के नीचे जीवन, या ऐसे लिख दो जल में जीवन। जल में जीवन, जल में जीवन हमें बचाना पड़ेगा, समुद्र को बचाना पड़ेगा हमें, और समुद्र के अंदर जो जीव जंतु रहते हैं उनको हमें बचाना पड़ेगा, नहीं तो पृथ्वी पर संभव नहीं होगी चीजें ये। 15वां लिखिए, भूमि पर जीवन। अब ये दोनों साथ साथ है, ठीक है ना, इनको ऐसे पढ़ना है साथ साथ। भूमि पर जीवन, जमीन पर जीवन, जमीन पर जीवन को भी हमने बताना। ये दोनों तरीकों से आप समझो तो आप ये समझ सकते हो कि फूड वेब जो होती है ना, खाद्य श्रृंखला, उसको बचाने से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, 16वां लिखो, शांति, न्याय व मजबूत संस्थान। शांति, न्याय व मजबूत संस्थान। समझ रहे हो आप सारी चीजें। 17वां लिखिए, लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए साझेदारी, पार्टनरशिप। लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए साझेदारी, लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए साझेदारी।
ठीक है, इसका कहने का मतलब क्या है कि आप जो भी काम करते हो, ठीक है ना, जो भी हम काम करते हैं इसमें आपस में साझेदारी होनी चाहिए। ठीक है ना, साझेदारी का मतलब क्या है, जैसे हमारे पास क्या है, सूर्य है, ठीक है, सूर्य है, सूर्य तेज चमकता है, हमारे यहाँ चमक ही रहा है, प्रमाण है, आपके सामने बाहर नहीं निकल सकते आदमी, आधा हो गया पूरा सिस्टम, अब पता नहीं है कब बारिश होगी, कब सेट बैठेगा। लेकिन हमारे पास इसको इकट्ठा करने के लिए टेक्नोलॉजी नहीं है, कोई थोड़ी मोटी है तो वो तो हमें महंगी लगती है, टेक्नोलॉजी नहीं है। ठीक है, हमारा जो दिमाग है वो विदेशों में चला गया, क्योंकि जो भारतीय है, जितने भी ब्रिलियंट खोपड़ी थी इंडियंस की, वो सब विदेशों में चली गई, क्योंकि भारतीयों ने उसका सम्मान नहीं किया, भारत ने उसका सम्मान नहीं किया, तो वो उनको बाहर जाना पड़ा अपनी भाई काबिलियत, और वहाँ उन्होंने काबिलियत दिखाई और नोबेल मिले। जितने भी नोबेल मिले हैं, एक रविंद्रनाथ टैगोर को छोड़ दीजिए और एक कैलाश सत्यार्थी को छोड़ दीजिए, वो सारे नोबेल जो है वो बाहर जाकर मिले उनको, हमारे प्रयासों से नहीं मिले। हमने तो पकड़ लिया उसको कि सुब्रमण्यम चंद्रशेखर हमारा है, हमने तो पकड़ लिया उसको और जाने नहीं दिया हमने। अरे हमने तो सुनीता विलियम्स को पकड़ लिया था, अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय तक रहने वाली, जो यहाँ आई ही नहीं कभी। तो हमारे तो ये क्या, हमारी आदत है, ये हमारी आदत, इंडियंस की आदत होती है, बुराई नहीं कर रहा, होती है। हमारे कोई काके के ताऊ के लड़के का लड़का कोई आईएएस बन गया, हमारा ही है वो, हमारा ही है, हमारा जानकार, कल ही तो मिले थे, बात हुई थी हमारी, हम उसको लेके करते हैं, हमें इतना ही आता है। हम कभी ये नहीं सोचते कि वो जो बना है हम क्यों नहीं बन सकते, हम क्यों नहीं बन सकते। हम ये कहने वाले बहुत हैं, मेरे काके के ताऊ के लड़के का लड़का आईएएस है भैया, वो हमारा ही है, वो भाई साहब है, भाई साहब है, ऐसे बोलते हैं, भाई साहब है। हाँ, भाभी से बात होती रहती है हमारी। हाँ, वो ऐसे हम 2 मिनट में ऐसे लेट हो जाते हैं, ऐसे ये मानसिकता है हमारी, इसको बदलने की आवश्यकता है। ध्यान रखिए, आप तो हंस के मजाक नहीं कर रहा मैं, अपने आप को टटोलने की कोशिश करना, टटोलने की कोशिश करना, खुद बनिए, उनसे सीखिए। मैं ये नहीं कह रहा कि उनको पीछे धकेलिए या उनकी बेइज्जती करिए, उनको कुछ मत मानिए, उनसे सीखिए, तब जाके आप जीवन को सार्थक बनाओगे। नहीं तो ताली बजाने वाले ताली तो बजानी ही बजानी है, वो तो कितनी ही बजाते रहो, उसका क्या है। कभी ऐसा भी हो कि कोई हमारे लिए ताली बजाए, ऐसा बनिए। ऐसे नहीं कि मेरा वो तेरा वो, और तू जानता नहीं है मेरा भाई आईपीएस है, उसको पता ही नहीं मेरी मिट्टी पलीत कर रहा है, वो जानता ही नहीं। वो ऐसे बहुत होते हैं लोग, सारे करते हैं ये। चलिए जी, आइए, यहां हमारे पास सूर्य है, तो अमेरिका के पास यदि टेक्नोलॉजी है, तो हम आदान प्रदान करें, हम आपस में साझेदारी करें, ताकि वो हमें टेक्नोलॉजी दे और हम उससे सूर्य दें, मिलकर हम काम करें। क्योंकि जैसे अफ्रीका है, अफ्रीका में बहुत संसाधन है, कोई कमी नहीं है, उधर नदियां बहती है, नील नदी सबसे लंबी नदी वहां बहती है, इतनी नदियां हैं, कांगो नदी है, जाम्बीजी नदी है, इतनी नदियां हैं, इतने संसाधन है, जंगल है वहां पर। आप जहां जंगल है, जंगल क्या है, संसाधन ही तो है, लेकिन वहां टेक्नोलॉजी नहीं है, इस कारण से वो डेवलप नहीं कर पाए, डेवलप नहीं कर पाए वहां पर। ठीक है ना। चलिए जी, अब आ जाइए, अब एक नए एक पहले ये लिख दो, नोट डाल के लिखो थोड़ा सा। ये हो गया जी कंप्लीट। अब मैं इसी को यहीं पर कंप्लीट करूंगा, फिर मैं एक नई संस्था लेकर आऊंगा। लिखिए, भारत के पास सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट के लिए मांग करता है ना भारत के पास सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट के लिए, स्थायी सीट के लिए 5S दृष्टिकोण है।
5S दृष्टिकोण है। ठीक है, अब देखो ये जो 5S दृष्टिकोण है ये क्या है। देखिए, एक S का मतलब है सम्मान। ध्यान रखना, ये हिंदी का वर्ड ही है, लेकिन इसको SAMMAN लिखा जाता है, जिसको इंग्लिश में जिसको हम रिस्पेक्ट कहते हैं, सम्मान। S का मतलब यहां पर सम्मान है। और दूसरे S का मतलब है संवाद। वैसे तो इसका इंग्लिश से डायलॉग होता है, ठीक है, लेकिन इसको ऐसे लिखते हैं, संवाद। ठीक है ना, हिंदी को ही इंग्लिश में ऐसे लिखा जाता है, संवाद, सहयोग। ठीक है ना, इंग्लिश में इसको सहयोग ही लिखते हैं, SAHYOG। ठीक है, वैसे कोऑपरेशन होता है, सहयोग, शांति, शांति और समृद्धि। शांति, समृद्धि। समृद्धि का मतलब आप सब समझते हो, प्रोस्पेरिटी होता है इंग्लिश में तो वर्ड, लेकिन वो शब्द आपने इस्तेमाल नहीं करना है ये। ठीक है, ये क्या है? ये है, भारत कहता है कि मुझे स्थायी सदस्यता दो। ठीक है, तो क्यों दें? आपके पास ऐसा क्या है कि हम आपको दें? तो भारत कहता है हमारे पास 5S है, हमारी अप्रोच है। अप्रोच मतलब हमारे पास है, पहुंच है हमारी। कहां पर पहुंच है? हम सम्मान करते हैं, ठीक है ना, हर देश का सम्मान करते हैं, भारतीय कहता है। ठीक है, संवाद, हम एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं, संवाद में हम सबसे आगे हैं। ठीक है ना, जैसे रायसीना डायलॉग, नाम सुनते हैं, हम बुलाते हैं, आइए हमारे पास आइए, हम बात करेंगे आपके साथ। ठीक है, सहयोग, हम दूसरे देशों का सहयोग करते हैं, जैसे हमने कोरोना वैक्सीन दी है। ठीक है, मालदीव में पानी का संकट आया था, हमने पानी भेजा था। हमने सीरिया और तुर्की में जब भूकंप आया था तो ऑपरेशन दोस्त चलाया था। ठीक है ना, ये हम ऐसा करते हैं। शांति, शांति के पक्षधर है हम। ठीक है ना, हम नहीं चाहते युद्ध, यदि लेकिन हम पर कोई अटैक करेगा तो हम बाध्य हैं। शांति के पक्षधर हैं हम। और आप देख लीजिए, शांति के पक्षधर अब मिल ही जाएंगे आपको, पाकिस्तान के संदर्भ में देख लीजिए। ठीक है ना, समृद्धि, हमारी समृद्धि बढ़ती जा रही है, प्रोस्पेरिटी। समृद्धि का मतलब क्या होता है? देखिए देखिए, एक तो होता है, समृद्धि का मतलब ये होता है कि हम जो कमा रहे हैं ना, हम जो कमा रहे हैं उसका इस्तेमाल हम करते हैं। ठीक है ना, इस्तेमाल हम किस में करते हैं? इस्तेमाल हम करते हैं, जैसे हम बच्चों की पढ़ाई में करते हैं, अच्छे खाने पीने में करते हैं, ये समृद्धि होती है। ठीक है, अब इसका उल्टा जब आप देखोगे, और आपने इन चीज़ों को ग्रामीण क्षेत्र में देखा भी होगा, पैसा बहुत होता है ग्रामीण क्षेत्र में, पैसा बहुत होता है, पैसे की कोई कमी नहीं है गांव के अंदर। पैसे की कमी सही मायने में शहर के अंदर होती है। अब आपको कि सर शहर में तो बहुत बढ़िया रहते हैं, बढ़िया तो रहते हैं, लेकिन ढंग से जब आप उनका बैंक बैलेंस टटोलोगे ना, तो पता लगा कि एक महीने के अंदर 4 किस्तें कट रही है। समझे ना, एक मकान की कट रही है, एक लैपटॉप की कट रही है, एक मोबाइल की कट रही है, ऐसे कट रही होती है। और यार किस्त आ गई, क्या थोड़े से देना यार, ऐसे है। गांव में कभी ऐसी स्थिति नहीं मिलेगी आपको। गांव में आज भी यदि आप गली से गुजर रहे हो और आपने यदि ये कह दिया कि मैं बैंक जा रहा हूं, तो वो यही कहते हैं क्या बात हो गई भाई। उनको लगता है बैंक जाना ही नहीं चाहिए, उनको लगता है बैंक जाना ही नहीं चाहिए। बैंक जाने का तो मतलब ये होता है कि आपके कोई लोन है ऊपर, इसलिए आप बैंक जा रहे हो। भाई पैसा तो घर में होता है, समझे ना। आज भी गांव में आपको ऐसी स्थिति मिलती है। गांव में जितना गोल्ड है आप सोच नहीं सकते। आज भी ग्रामीण इलाके में 40-40, 50-50 तोड़ा
परिवार के लोग अपनी बेटियों को दे देते हैं, दूसरी बेटी के लिए तैयार हो रहा होता है पहले का, इतना तो पड़ा ही है। और यहाँ एक तो डुप्लीकेट पेन पहन के बैठे हैं सभी पहली डुप्लीकेट पेन पहन के बैठे हैं। 2014-15 में एक 3 स्वर्ण योजनाएं निकाली थी प्रधानमंत्री जी ने, आप जानते हो ये ऐसे ही काम करते हैं। इन्होंने कहा कि आपके पास अब देखो तरीका क्या है, आपके पास जितना भी गोल्ड है आप जमा कीजिए, आपको ब्याज मिलेगा, आपको जब चाहिए होगा तब आपको गोल्ड दे दिया जाएगा, ऐसे करके दे दो। योजनाएं असफल हो गई वो, और उसका कारण था परंपराएं। क्योंकि हमारे घरों में जो गोल्ड होता है ना, एक तो वो छुपा के रखा जाता है, उसको जीवन में कभी देखा ही नहीं जाता पहली बात तो पता ही नहीं होता कईयों को तो कितना पता है। दूसरी बात, यदि हम बाहर रखते हैं तो बहन बेटियों के पहना होता है वो, और हमारी परंपराएं ये कहती है कि हम बहन बेटियों से ये नहीं कह सकते कि बहन तेरी चेन दे दे, मैं वो रख के आ रहा हूं, मोदी ने कहा है। कितना भी भक्त हो जाए वो ये नहीं कहेगा कि ना भी ये नहीं दे सकता साहब, और आप जो कहोगे वो करने को तैयार हूं। आप कह दो जो पोस्ट शेयर करनी है कर लूंगा जो, लेकिन साहब ये नहीं कर सकता, माफी चाहूंगा, अब तुम जानो तुम्हारा काम जानो। तो वो असफल हो गई थी। तो ये चीजें हैं, परंपराएं बहुत लगती है। समृद्धि, पैसा बहुत ज्यादा है, लेकिन गांव में एक सोच भी आपको बड़ी खतरनाक मिलेगी। अब तो खैर नहीं है, अब तो बहुत कम हो गया है, लेकिन फिर भी विराजमान है। जैसे यदि गांव में 10वीं तक स्कूल है तो लड़की 10वीं तक ही पढ़ेगी, उसके बाद उसकी शादी हो जाएगी। आज भी आपको मिल जाएगा। ये बहुत गलत होता है, ये समृद्धि में नहीं आता है। समृद्धि में नहीं आता है। समृद्धि का तो मतलब ये है कि आपके यदि घर में लड़की है या लड़का है, उसको पढ़ाना है, आपने पढ़ाना है, आपने एजुकेटेड बनाना है, उसको हेल्दी बनाना है, स्वस्थ बनाना है, सारा ये है। तो ये चीजें हैं जी सारी, ठीक है। इतनी ही बात करेंगे, अभी थोड़ा गैप देते हैं अपने, थोड़ा बाहर बूर हो जाओ।